नमस्कार। तो इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये सारे प्रश्न जो है किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो आपके आगामी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देने वाले हों, एसएससी सीएचएसएल का देने वाले हों, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का देने वाले हों, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सारे के सारे प्रश्न। तो चलिए फिर आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि। पहला ऑप्शन है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे इस तिथि की जगह पे तिथि होगी, यानी कि तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तीसरा ऑप्शन है, यह एक शुभ दिन था। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पहला आंसर आपका पहला ऑप्शन सही होगा। कांग्रेस ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में शामिल है। भारतीय संविधान में शामिल है, पहला ऑप्शन है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियाँ। दूसरा ऑप्शन है 371 अनुच्छेद, 21 भाग एवं 11 सूचियाँ, यहाँ पे सूचियाँ होगा। तीसरा ऑप्शन है 372 अनुच्छेद, 20 भाग एवं 7 सूचियाँ। और 381 अनुच्छेद, 23 भाग एवं 8 सूचियाँ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 सूचियाँ हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका 42वां, बी है आपका 44वां, सी है 46वां और डी है 74वां। यानी कि किस संविधान संशोधन के तहत समाजवादी शब्द को भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ए, यानी कि 42वां संशोधन। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। पहला ऑप्शन है साधारण बहुमत, दूसरा है 2/3, तीसरा है 3/4 और चौथा है 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका साधारण बहुमत, यानी कि साधारण बहुमत से ही नए राज्य का गठन हो जाता है। ठीक है ना। अब अगला सवाल देखते हैं आज का। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। यहाँ पे होगा जोड़ा गया। ठीक है ना, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010, दूसरा है 1 अगस्त 2010, तीसरा है 1 अक्टूबर 2010 और चौथा है 1 दिसंबर 2010। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, वो होगा आपका 1 अप्रैल 2010, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। पहला ऑप्शन है 32वें, दूसरा है 42वें, तीसरा है 15वें और चौथा है 46वें। यानी कि किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, बी, मंत्रियों के द्वारा, सी, प्रधानमंत्री के द्वारा या डी, मंत्रिमंडल के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए जो है आपका वो सही जवाब होगा यहाँ पे, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा है भारत का मुख्य न्यायाधीश, तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा ना
वो उस समय राष्ट्रपति के पद पर होगा। ठीक है ना। अगला सवाल है, एक विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ठीक है, एक विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? पहला ऑप्शन है जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, बी जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, सी जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब वो अधिनियम बन जाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान जो है कौन होता है? तो ऑप्शन आपके देख लेते हैं, आपको क्या क्या दिया हुआ है। पहला है गृह मंत्री, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी या मुख्य निर्वाचन आयुक्त। यानी कि वो संसद का सदस्य तो नहीं है लेकिन संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो कौन है वो? वो है आपका अटॉर्नी जनरल, जिसको बुलाते हैं इंग्लिश में, यानी कि महान्यायवादी। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एक एमपी मतलब सांसद, ठीक है ना, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। यानी कि जब कोई सांसद सदन में कितने दिनों तक अनुपस्थित अगर रहे तो उसको उसके पद को रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 6 माह, 2 माह, 3 माह या 1 वर्ष। ठीक है। कोई भी एमपी अगर सदन में 2 महीने, ठीक है, अगर 2 महीने तक वह सदन में नहीं आता है तो उसकी सीट को रिक्त घोषित किया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष में 1 बार समाप्त हो जाता है, ऑप्शन बी प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त होता है, ऑप्शन सी 6 वर्ष में समाप्त होता है, ऑप्शन डी समाप्त होने का विषय नहीं है। तो हमारा जो राज्यसभा है ना, जो उच्च सदन है, वो कभी भी विघटित नहीं होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किस सभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसका सदस्य नहीं होता है? यहाँ पे ऑप्शन है आपका ए राज्यसभा, बी लोकसभा, 3 विधानसभा और 4 विधान परिषद। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है राज्यसभा जो है आपका सही आंसर होगा। वो इसलिए होगा कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है ना। और वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और इसी को राज्यसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, वही प्रश्न यहाँ पे भी आ गया। तो उपराष्ट्रपति जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, कि लोकसभा व राज्यसभा दोनों में, लोकसभा व राज्यसभा दोनों के संयुक्त सत्र में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि धन विधेयक जो है ना वो केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, या लोकसभा के स्पीकर को, या संसदीय मामलों के मंत्री को, या भारत के राष्ट्रपति को। तो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है ना वो विपक्षी पार्टी का जो
लीडर होता है, विपक्षी पार्टी का जो लीडर होता है उसी को बनाया जाता है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष, ठीक है ना। तो विपक्ष के नेता को वही बात हो गई, विपक्ष के नेता को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है और ये जो रिपोर्ट है ना वो सबमिट करता है लोकसभा के स्पीकर को, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री का सचिव या ऑप्शन डी मुख्य सचिव। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा राज्यपाल। राज्यपाल जो है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष और संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। हमारा अगला प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संशोधित करता है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संशोधित करता है, यानी कि अपना त्यागपत्र किसको देता है, किसके नाम से त्यागपत्र लिखता है? ऑप्शन है यहाँ पे ए राष्ट्रपति, दूसरा है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा है राज्य के राज्यपाल और चौथा है उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि राष्ट्रपति को, ठीक है ना। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371 और डी अनुच्छेद 395। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका 352। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति अपने देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, कौन से संशोधन के द्वारा? ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन है 73वें संशोधन द्वारा, दूसरा है 62वें संशोधन द्वारा, तीसरा है 61वें संशोधन द्वारा और चौथा है 71वें संशोधन द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 61वें संशोधन द्वारा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में माननीय सरकारी भाषाओं की संख्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। 8वीं सूची में क्या है, हमारे देश की भाषाएं हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका 16, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन सी है 18 और ऑप्शन बी है 20। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। कुल 18 सरकारी भाषाएं जो है अनुसूची 8वीं अनुसूची में शामिल है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? ये आपका पंचायती राज से संबंधित प्रश्न है। तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की जो सिफारिश की थी वो किसने की थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सी राजगोपालाचारी, JB कृपलानी, बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बलवंत राय मेहता। आपने बलवंत राय मेहता कमेटी का नाम सुना होगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की? पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार, द्विस्तरीय सरकार, एकल स्तरीय सरकार, बहुस्तरीय सरकार। तो अशोक मेहता समिति जो है ना वो द्विस्तरीय सरकार की पक्षधर थी, ठीक है ना, और त्रिस्तरीय सरकार की पक्षधर थी आपका बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, यानी कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? ठीक है, तो हमारा पहला यहाँ पे ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949 और अंतिम ऑप्शन है हमारा 15 नवंबर 1949। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 26 नवंबर 1949। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ आपके लिए एक टॉपिक पे वीडियो ज़रूर आप लोगों के लिए अपलोड करूँ।
आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।